चल, हीट क्या चीज? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तुमने शायद पहले कभी 9-10 में पढ़ा हो। हीट वीट के बारे में कुछ समझते हो क्या? आज तो बहुत बेसिक बातें करेंगे, बहुत नॉर्मल एकदम, कुछ चालू ही नहीं होगा आज तो, है ना। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, डेंसिटी की। ये सब जानते हो क्या तुम लोग? सुना है कभी? वॉल्यूम जानते हो क्या सब लोग? टेम्परेचर जानते हो क्या? प्रेशर, प्रेशर जानते हो सब लोग? एक इक्वेशन सुनी होगी, पीवी बराबर एनआरटी। किसकी इक्वेशन है ये? मैं कोई अभी पी बराबर एनआरटी नहीं पढ़ाने वाला, बट अपने कोई बेसिक इक्वेशन आनी चाहिए। गैस लॉ थोड़ी हो अभी तुम्हारे इसमें केमिस्ट्री में, हो गया हो गया। तो प्रेशर के बारे में जानते हो तुम लोग? प्रेशर के बारे में बातें करें थोड़ी सी, चलो ठीक, प्रेशर के बारे में चर्चा करते हैं, छोटी चर्चा ऑन प्रेशर। बहुत नॉर्मल बातें करें, अभी हीट चालू नहीं हो रहा आज जनरल चर्चा है। क्या है? चाहो तो तुम हेडिंग डाल सकते हो जनरल चर्चा। क्या डाल सकते हो? जनरल चर्चा, है ना। हेडिंग डाल लो जनरल चर्चा। ओके, जनरल चर्चा प्रेशर पे करते हैं। पहले किस पे करते हैं? प्रेशर पे, है ना। अब नॉर्मल सी बात करते हैं। पी बराबर एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स पे तो मेरे हिसाब से मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल्स जानते हैं क्या सब लोग? पक्की बात, छोटी छोटी बातें करेंगे खैर उस पर भी अपन। प्रेशर, प्रेशर के बारे में क्या जानते हो तुम? प्रेशर बराबर क्या होता है? अपन केमिस्ट्री थोड़ी हटके बात करते हैं, केमिस्ट्री प्रेशर तो पढ़ ही चुके थे, बोलो क्लियर है एकदम। अच्छा, प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है कोई भी गैस? हाँ, तो अपन किसकी बात कर रहे थे? प्रेशर की। किसकी कर रहे थे? प्रेशर। पी बराबर एनआरटी वाला प्रेशर जो अपन बात करते हैं। प्रेशर बहुत महसूस होता है। जैसे मान लो मैं आज पहले दिन आऊं तो मैं काम दे दूं 100 सवाल, कितना? तो अपन प्रेशर महसूस करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? मान लो मैं गैस अपन इस कमरे में भरते हैं, तो गैस कैसे प्रेशर लगाती है इन दीवारों पे, और क्यों लगाती है? क्या कोलिजन होते हैं? बट हम जो फिजिक्स में बात करते हैं ना, कई जगह प्रेशर आएगा, फ्लूइड में भी आएगा। फ्लूइड चैप्टर आप लोगों को बताओ तो अपने 11th में है, वैसे पढ़ाया 12th में जाता है, वहां पे भी प्रेशर की बात होगी। जैसे मान लो कोई भी, अगर अपन बात करें कि मान लो एक पानी की फुहारे इस पर डालें, क्या इसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा? क्या एक बॉल टकराए मान लो किसी भी चीज से, सरफेस से, मान लो एक बॉल ऐसे टकरा रही है, क्या ऐसे बॉल टकरा के वापस आ जाती है? क्या यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा? अरे होगा कि नहीं होगा यार? प्रेशर के बारे में बात करें तो प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई आप जो है ऐसे बैंगन ले लो, क्या ले लो? बैंगन। ऐसे उंगली से काटो, कटेगा क्या? चाकू से? सर क्यों? प्रेशर। जब आपने चाकू लिया था तो फोर्स ज्यादा लगाया था, एरिया कम हो गया था, तो क्या बढ़ गया था? क्या बढ़ गया था? तो प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर किसकी एप्लीकेशन है बेसिकली? प्रेशर एप्लीकेशन है बेसिकली फोर्स की। किसकी? तो प्रेशर को बेसिकली डिफाइन करा गया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन, फोर्स अपॉन, आवाज नहीं, फोर्स अपॉन, है ना। सोना नहीं मेरी क्लास में है। फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स वेक्टर है स्केलर है? एरिया वेक्टर। अच्छा तुम्हें नहीं पता ये एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है भाई। किसने बोला स्केलर है? आज से तुमने पढ़ा नहीं, इसका मतलब थोड़ी वो वेक्टर क्वांटिटी। ऑल दो भी 11th में कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा जब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉस लॉ, अपन पढ़ेंगे ई डॉट डी ए, अपन पढ़ेंगे एम डॉट बी, अपन पढ़ेंगे बी डॉट डी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। थोड़ी सी बात बताता हूं आपको एरिया के बारे में, इसीलिए आज जनरल चर्चा कर रहा हूं ताकि मुझे शर्माना नहीं। एक तो पहली बात, मैं भी हर साल में इस समय उतरता नहीं हूं, मैं आपको पहले बताता हूं, इसलिए उतरा हूं कि आपको धीरे धीरे ग्रूम, हम सिर्फ हीट नहीं, जो जो भी आपकी बेसिक बेसिक चीजें जिधर जिधर की कमी है वो सब अपन दूर करेंगे, है ना, ढंग से। बिल्कुल नहीं शर्माना कि सर हमें नहीं आता, बात करेंगे एकदम। जैसे अपने एरिया पे पकड़ में आ गया अपने को, एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर, पहली बात। अब आज तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल केस में जब भी अपन पढ़ते हैं ना तो एरिया के बारे में जो बात करी जाती है वो स्केलर से बात करी जाती है, वैसे काम करा जाता है, बट रियलिटी में एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था क्या? कहां पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट? वेक्टर में पढ़ा था ना आपने, वहीं से आता है ये भी। खैर अपन एरिया के बारे में बहुत बेसिक बात करते हैं, और इसका पूरा एक चैप्टर है आपका एरिया के नाम पे मैथमेटिक्स में। किसमें? वेक्टर एंड 3D। 12th में सुना है वेक्टर एंड, तब आपको बताया जाएगा। पहली बात, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। पहला मिसकंसेप्शन कि बच्चों को लगता है एरिया स्केलर है, जबकि एरिया कैसी क्वांटिटी है? जब भी वेक्टर होती है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के दोनों की बात होती है। तो डायरेक्शन किधर? अगर कोई भी बात करें तो कोई भी चीज जो वेक्टर होती है उसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है कि दोनों होते हैं? और एक तो दोनों भी होते हैं, और वो वेक्टर लॉस को भी फॉलो करना चाहिए, उसे अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बोलो क्लियर है एकदम? सिंपल सी बात। खैर अपन एरिया के बारे में बात करते हैं। पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर अपन बात करें, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये अपना एक रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल, ये साइड 4 मीटर, ये साइड 3 मीटर, बताओ इसका एरिया कितना? 12। कितना? आवाज है कितना? ओ हो 12। अब डायरेक्शन किधर? 12 तो है, तो समझ में आया, इतने दिनों से पढ़ रहे थे भैया 12 में कौन सी खास बात है। 12 किधर? हाँ शाबाश, सुना था क्या कभी? गौसला पड़ा हुआ, शानदार। अगर पड़ा हुआ तो बात याद आएगी, ये सब काम आएगा 12th में अपने। तो मैं आपको हर चीज छोटी छोटी वो भी बताऊंगा जो अपने 12th में
काम आएगी अभी से। हीट खाली नहीं पढ़ाने उतरा हूं मैं आपको छोटी छोटी सारी चीजें लिंक करूंगा, क्योंकि हीट में हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा है, जो थोड़ा थोड़ा काम काम का बेसिक होता है वो अपने को आना। आवाज नहीं, हाँ ना बोल यार, हाँ बोलना है, क्या बोलना है, हाँ धीरे धीरे सीख जाओगे, डोंट वरी। अच्छा पहली बार आया हो तो तुम्हें डर लग रहा है, क्या ठीक, चलो धीरे धीरे सेट हो जाओगे। 3 और 4 कितना हुआ, 12, कितना हुआ, ओ हो 12 भाई। एरिया वेक्टर होता है, पहली बार हमेशा डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसे होती है, सरफेस ऐसे तो एरिया ऐसे, बोलो क्लियर। अब ऐसे की ऐसे भाई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक डायरेक्शन की दो, एक की दो, परपेंडिकुलर सरफेस तो ऐसे भी हो सकता है और हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो, कोई परेशानी नहीं है। बट एक बार तुमने मान लिया कि इस दीवार का एरिया वेक्टर, मान लो इस दीवार की 10 फीट और ऐसे 20 फीट है, 30 स्क्वायर फीट की ये दीवार है मान लेते हैं, तो अपने एरिया वेक्टर या तो उधर मान लो या फिर, पर एक ही सवाल में ऐसा नहीं कि एक बार इधर मान लो और एक बार, ऐसे नहीं करें। वंस यू कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। क्या याद रखना है कि कोई भी, इन्हें बोलते हैं ओपन सरफेसेस। क्या बोलते हैं, अगर एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया को 2 भागों में डिवाइड करा जाता है, वन इज ओपन सरफेस एंड सेकंड इज क्लोज सरफेस। हालांकि ये सारी चर्चा पता है कहां करी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं यहीं पे, क्योंकि अपन चालू हो गए, छोटी छोटी चर्चा अपन जोड़ते चलेंगे। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा स्टडी 2 में, जब पढ़ाया जाएगा गॉस लॉ। क्या पढ़ाया जाएगा, तब एरिया की चर्चा होती है पहली बार। अपन यही बेसिक सीख लें, आज याद हो जाएगा अपने को, ज्यादा डिटेल में जाएंगे, छोटी छोटी बातें। ओपन और क्लोज, ओपन का मतलब ऐसे एक सरफेस, ये कैसी सरफेस है, ओपन। इस ओपन सरफेस के लिए, इस ओपन सरफेस के लिए कंसीडर वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू व्हाट, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ये जो आप सवाल कर रहे हो, ये वाला, ये अपन जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो अपने को दिखाई देगा कि भाई, मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई एक्सिस है, ऐसे जेड एक्सिस है। सो व्हाट यू विल राइट डाउन, जेड का मतलब समझे, डॉट का क्या मतलब है, बाहर। शाबाश, समझ में आता है क्या। हर एक छोटी बात भी ध्यान देंगे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको बिल्कुल मेरे से शर्माना 1% नहीं, यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माना, नहीं आता बोल, पर मुझे आपकी फिजिक्स अच्छी करनी है। क्या मेरी बात क्लियर है, हमारे पास टाइम बहुत है, आपका कोर्स पैरेलल में चल ही रहा है, मुझे सिर्फ आपको सुधारना है। क्या मेरी बात क्लियर अच्छे से, बिल्कुल नहीं शर्माना, एकदम कुछ नहीं आता, बेझिझक बोल, मैं बताऊंगा, क्लियर है एकदम। हमारा देश सिर्फ चैप्टर नहीं, हमें हर छोटी सी छोटी चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। डॉट किधर, बाहर। अब चलो बताइए इसका एरिया वेक्टर कैसे लिखना चाहिए, अगर वेक्टर है तो कैसे लिख सकता हूं एरिया वेक्टर, बोल। एरिया वेक्टर लिखेंगे ना, ऐसे बोल, क्या लिखेंगे, 12 है मैग्नीट्यूड। अगर ये ऐसे मैंने XYZ लिया है तो कौन सा प्लेन है ये, कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। बोल कैसे लिखूं, 12 प्लस 12 के गैप माइनस 12 के गैप, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बुराई वाली बात, जो आप ले लो, जो आपकी इच्छा हो मान लो, उसमें कोई बुराई वाली बात, प्लस माइनस 12 केक है। बोलो क्लियर है क्या एकदम, कोई बुराई वाली बात, कोई कष्ट वाली बात नहीं। तो 12 केक है। कोई भी ओपन सरफेसेस जो होती हैं, क्या होती है, उनके लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया, पहली बात एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, जिसके 2 सरफेसेस होते हैं, ओपन और क्लोज। 2 टाइप की एरिया वेक्टर की चीजें हो सकती हैं। ओपन सरफेसेस में कंसीडर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या मेरी बात क्लियर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी, कोई सी भी ले लो जो आपकी इच्छा हो, एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। क्या मेरी बात है, जैसे मान लो आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि आपकी एक सरफेस है ऐसे, और एक रिंग है जिसका रेडियस r है, मान लो फिर से मैं बात करूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर मैं आपसे बोलो अगर ऐसी सिचुएशन है, बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या है, ओरली बोले, चलिए पाई आर स्क्वायर के कैप जे कैप। डायग्राम को देख, बोलो पाई आर स्क्वायर जे कैप के कैप। क्या मैंने ऐसे बनाया है, कैसे का मतलब XY प्लेन में है, अरे कौन सा प्लेन में, आवाज नहीं, हाँ ना बोलिए, XZ, कौन सा प्लेन। तो क्या अपना जो एरिया वेक्टर आया, क्या वो ऊपर आया, क्या प्लस जे माइनस जे दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई बुराई। ये सब अपनी ओपन सर्फेसेस है, ज्यादा अभी अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बाद में अपने बहुत सारा पढ़ना है, यही सब कुछ। सेकंड अपनी बात है क्लोज सरफेस। कौन सी सरफेस, क्लोज सरफेस को थोड़ा सा वापस यहाँ पे पढ़ते देख ध्यान से। अगर अपन एरिया के बारे में बात करें तो अपन क्लोज सरफेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा भाई, क्लोज सरफेस कैसी, क्लोज सरफेस मतलब जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, पैरेललोपिपेड, ये क्लोज सरफेस। जैसे मान लो अपन बात करें स्फीयर, क्या चीज, ये अपना क्यूबॉइड,
ऐसे क्यूब क्यूबॉइड जो आपकी इच्छा हो। ये कैसी सर्फेसेस है? ओपन की क्लोज्ड? ओपन की क्लोज्ड। अब इसमें एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल, फिक्स्ड तरीका है इसका। क्या चीज? जैसे मान लो ये सरफेस है, इसका एक डायरेक्शन अंदर भी हो सकती है और एक कौन सी लेंगे? इट्स अ फिक्स्ड प्रोसेस कि फॉर क्लोज सरफेसेस ऑलवेज कंसिडर्ड एरिया वेक्टर एज अ आउटवर्ड नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल? इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच वी हैव टू लर्न। पहले था जो बोला चमका, ओपन वाली सरफेस जो है अपनी, कौन सी वाली? ओपन। उसमें तो कोई सी भी एक ले सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर या जैसे आपकी इच्छा ले लो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। चलो भाई, पर अगर बहुत ध्यान देखें तो इस वाली सरफेस के लिए, स्फीयर के लिए या क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। कैसा लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल, फिक्स्ड है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो यहां पे ऐसे इसका किधर होगा? बोलो भैया। अच्छा, इसमें कैसे बनाएंगे फिर? बोलो क्लियर है एकदम? आउटवर्ड नॉर्मल। कैसा नॉर्मल? आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज व्हाट? एरिया वेक्टर इज कंसिडर्ड एज व्हाट? पहली बात मैंने आज एक नई चीज सीखी है कि एरिया वेक्टर है कि स्केलर है। छोटी सी बात होता है, ज्यादा मैं इसमें पीएचडी नहीं कर रहा, क्योंकि जब चैप्टर आएगा तो करनी है अपने को, है ना? तुम्हारा पूरा चैप्टर भी है वेक्टर 3D पर। बेसिक बात तो सीख लें कि भैया एरिया वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। क्या उसकी दो सरफेस होती है, ओपन और क्लोज? क्या ओपन में कोई भी क्या डायरेक्शन जो होती है वेक्टर की परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, और ओपन के लिए कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं, और क्लोज के लिए कौन सी लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल। कौन सी लेते हैं? अब देख, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं और जो अपने थोड़ी सी इसमें सीखने लायक है। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो तेरे को याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट अपन ने सीखा था। क्या सीखा था? क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैं तेरे को बोलूं कि ऐसे कोई भी क्यूब, मतलब स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसको देख, इसके एरिया वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? ध्यान सुनना, इसके एरिया वेक्टर को लिखा जा सकता है ऐसे, देख समझना अच्छे से। ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अगर तू ध्यान से देख, अगर कोई भी रेक्टेंगल है तो ए बी वेक्टर क्या है? ए बी और एडी में कितना एंगल? 90। मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो मैग्नीट्यूड कितना? ए और बी। क्या लिखना चाहिए? ए बी साइन 90। ए बी गलत तो नहीं बोला? साइन 90 की वैल्यू 1। ए बी के मैग्नीट्यूड आ गया। अब बोल ए बी क्रॉस ए डी की डायरेक्शन किधर होगी? हाथ चला, हाथ चला, हाथ चला। सिखाया होगा क्रॉस प्रोडक्ट से। बोल बोल बोल, किधर किधर हाथ रखते हैं? ए बी क्रॉस ए डी। क्या बाहर आया? देख वेक्टर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए ऐसे लिखा जाता है, ए बी क्रॉस ए डी। ए बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए डी भी लिख सकते हो, ए डी क्रॉस ए बी भी लिख सकते हो। बोल लिख सकते हो, लिख सकते यार? रहता जो बोला चमका। ऐसी कई चीजों के लिए अपने को वेक्टर प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे। अपने को जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स और ये सब पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स ऐसे ही बताता हूं आपको। बेसिकली वो होता है ई डॉट डी ए। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट है। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? पूरा एक चैप्टर है, 10 लेक्चर पढ़ेंगे अपन। ऐसे अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सुनी है क्या कभी? मेजर चैप्टर जो 4 महीने पढ़ा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में, उसके बारे में बात बता रहा हूं। तो तब ये एरिया वेक्टर चाहिए होगा, ई डॉट डी ए। ई वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट वापस किसके साथ? एरिया। तो आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर है, तो आपको एरिया वेक्टर लिखना आना चाहिए, नहीं तो काम कैसे चलेगा अपना? पहले जो बोला चमका, एकदम पक्का? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। बहुत सुंदर सा। तो अपन ए वेक्टर बराबर ए बी क्रॉस ए डी। जैसे मान लो मैं इस पे एक अच्छा सवाल आपसे पूछता हूं जो वहां पे काम में आता है, अपन कर लेते हैं ध्यान से। मान लो कभी कभी क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। बोलो क्लियर एकदम? मान लो कि अपन जो है एक स्क्वायर लेते हैं, है ना? ऐसे है भाई साहब, समझ में आया कैसे है? तुम अगर भी थोड़ी ड्राइंग को समझ पा रहे हो तो बोलो कैसे है ये? समझ में आया कैसे है ये? कोई फिक्स प्लेन में या बीच में है कहीं? चमका सबको? अरे भाई हाँ ना बोले यार। अब इसके एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है। जब आपको जेई में एक सवाल आया हुआ है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऐसा एरिया उन्होंने दे दिया था, तो वो तो ई डॉट डी तो फॉर्मुला था, वो अलग बात, पर एरिया लिखना तो आना चाहिए। एरिया लिखना तो, वो सवाल तो कभी नहीं करा रहे, जाहिर सी बात है, बट एरिया लिखना आना। नहीं तो सवाल कैसे करेंगे भाई? सवाल तो कर ही नहीं सकते। खैर, तो अपन एक्स वाई और जेड, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, अच्छा भाई ये एरिया डर 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 डर, ऐसे अपन सिंपल सी बात करी। मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर है 5 मीटर का। कितने का? 5 मीटर का स्क्वायर है। और मैं आपको बोलता हूं कि इसकी वाली जो साइड है 37 डिग्री बनाती है। 37 मतलब समझते हो? 37 डिग्री बनाती है। स्क्वायर है 5 मीटर का, मान लेते हैं ए बी सी डी। क्या इसका एरिया वेक्टर लिख सकते हो तुम लोग? आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिख सकते हो क्या? सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? जनरल चर्चा। उसमें अपन ने सबसे पहले लिख दो एरिया वेक्टर, जो वैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना, फिर सवाल करना। देखो जनरल चर्चा में सबसे पहले एरिया वेक्टर,
एरिया, ऐसे लिखो, सबसे पहले लिखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिखो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखते चलो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके नीचे लिखो फॉर ओपन सरफेसेस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is perpendicular to the surface, ब्रैकेट में लिख लो कोई भी एक ले लो एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। ब्रैकेट में लिख लो कोई भी एक ले लो, लिखना आता है ना तुम्हें हिंदी में, कोई भी मतलब KOI, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। फिर लिखो फॉर क्लोज surfaces considered outward normal as a area vector direction, consider outward normal as a area vector direction, consider outward normal as a area vector direction। बोलो क्लियर है एकदम? अब ये सब लिख डालो, एरिया, ओपन, क्लोज, फिर ओपन के बारे में ये, फिर ये दोनों एग्जाम्पल। ठीक, कैसे बताता हूं, पहले आप एरिया लिखो, ओपन लिखो, क्या लिखो, ओपन, ये लिखो सब कुछ, और ये दोनों एग्जाम्पल उतारो, फिर क्लोज लिखो, ये करो। क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से करना तुम्हें समझ में आएगा। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से करना, तुम लिख पाओगे आई कैप जे कैप की टर्म्स में आपको एरिया वेक्टर को लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ? वापस बोल। पांच मीटर दिया हुआ है अपने को, साइड स्क्वायर की 5 मीटर साइड दी हुई है। बोल। सही लग रहा है शायद, देखते हैं। नहीं, एक माइनस में आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुम्हें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, आता है कि नहीं आता? करो फिर, देखते हैं अभी। यार देखो सब लोग, मैं इसमें बहुत ज्यादा PhD नहीं करने वाला, क्योंकि ये अभी अपना सब्जेक्ट नहीं है। बेसिक सी बात आई तो अपन करते चलते हैं, छोटी छोटी बातें। ABCD, पहले बताओ एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। क्या वेक्टर लिखा जाएगा? AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। ये बात समझ में आती है? अच्छा, पहले तो AB वेक्टर, कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस क्या इनिशियल पोजीशन वेक्टर? A अपना 0,0 है। चलो बोलो इसके कोऑर्डिनेट कितने? 0,5,0। बोल यस और नो। चल इसके बोल, सोच नहीं, सोच, ये 5 है, ध्यान दे, तो ऐसे 5 है। देख, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये बोल है कि नहीं यार? और प्लेन ऐसे, ध्यान दे, तो ये 5 है। अरे कितना है? गलत तो नहीं कर रहा हूं कुछ भी यार? देख, ये अपनी क्या है? एक्स एक्सिस, ये अपनी क्या है? वाई एक्सिस, और ये अपनी क्या है? ध्यान दे, तो प्लेन ऐसे, अगर प्लेन ऐसे तो ये कितना है? 5। कितना है? तो 5 को, और ये एंगल एक्स से बना रहा है 37 डिग्री, तो ये एंगल 37 है, तो 5 का इधर कंपोनेंट 4 और इधर 3 और वाई 0। बोलो क्लियर? तो देख क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट? 4,0,3। बोल यस और नो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो AB वेक्टर क्या लिखा जाएगा? देख ध्यान से, AB वेक्टर लिखा जाएगा, ये AB वेक्टर लिखा जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप।
नहीं आया। क्या लिखा जाएगा? ए बी वेक्टर 4i कैप प्लस 3k कैप। अच्छा व्हाट इज एडी वेक्टर? एडी वेक्टर बोलो सब लोग, 5j कैप। अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ध्यान से देख। व्हाट इज आई क्रॉस जे? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो 4 5 जा 20k कैप। बोलो यस और नो? अच्छा व्हाट इज k क्रॉस जे? कितना? कोई बुराई वाली बात? क्या लिखूं? k क्रॉस जे माइनस आई तो -15। अरे नहीं आया, आया नहीं आया? सोच लो, पक्का? कोई कष्ट तो नहीं है? ऐसे लिखते हैं। हालांकि फिर कह रहा हूं इसमें पीएचडी अभी अपन नहीं कर रहे क्योंकि ये भी अपना चैप्टर नहीं है, बट हमने छोटी से ज्ञान हमको लेना था किसके बारे में? एरिया। चालू हम प्रेशर के लिए हुए थे, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन। मेरे हिसाब से फोर्स के बारे में मुझे बोलने की जरूरत, कहते दिन से अपन एनएलएम में फोर्स ही खेल रहे हैं। फोर्स वेक्टर है स्केलर है? वेक्टर है स्केलर? फोर्स की 3 चीजें इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और तीसरी, इसके बारे में अभी आपने ज्यादा नहीं जाना, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस चैप्टर में जानोगे? रोटेशन। किस चैप्टर में? उसका मेजर जो यूज आएगा वो आएगा रोटेशन में, कि भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे काम करती है। खैर मैं उसमें अभी नहीं आने वाला। खैर अपन वापस इस वाले ट्रैक पे आते हैं, हमने प्रेशर के बारे में, हीट में अपने को चर्चा तो प्रेशर पे ही करनी होगी भाई। खैर अपन प्रेशर पे आते हैं। पहले तो एरिया के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आया। एरिया वेक्टर स्केलर, क्या दो टाइप की सर्फेस होती है, ओपन और क्लोज। क्लोज की डायरेक्शन किधर लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल। कैसे लेते हैं? आउटवर्ड नॉर्मल। एक्टिव रहना क्लास में, अपने आप याद हो जाएगा लेक्चर यहीं पे ही। सब कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको घर पर जाके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फिर क्या मजा है? यही रखना है साहब, बिल्कुल एकदम एक्टिवली। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? बहुत सुंदर सा। अब देख अपन प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया की बात कर रहे थे। भाई प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, प्रेशर के बारे में जाने तो सही है। प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर अलग अलग चीज करते हैं। अच्छा प्रेशर स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है वेक्टर? स्केलर वेक्टर स्केलर से स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी जल्दी बोल, सब लोग बोलेंगे न्यूटन पर। कैसे? पास्कल बोलते हैं। कैसी एक और यूनिट होती है? एटमॉस्फेयर। नहीं आया? आता है आता है आता है। 1 ATM बराबर कितने पास्कल? 1.01 × 10⁵ पास्कल। हमारे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कितना प्रेशर रहता है? 1 ATM, यानी 1.01 × 10⁵। इतना हमारे सर के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है, हमेशा। पर हम उसके हैबिचुअल है, उसी वजह से हम इनहेल कर पाते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें, उस पर अपन बायोलॉजी पे अभी नहीं जा रहे। बट अगर अपन ऊपर चले जाते हैं तो क्या कम हो जाता है? प्रेशर। तो आपने देखा तो जो ऊपर चले जाए, मतलब थोड़ा अगर हाइट वाइट पे चले जाते हैं, उन्हें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। वो सब अलग फंडे हैं, उस पर अपन नहीं जा रहे। तो अपन जानते हैं कि यूनिट ये है। 1 ATM भी इसकी यूनिट है। एटीएम जब बात करी जाती है, जब जैसे बार भी सुनी होगी आपने, सुनी है? मैं खैर केटीजी में उसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं करते हैं, नॉर्मल पढ़ लेते हैं। 1 ATM = 1.01 × 10⁵ पास्कल। मेरा खैर अभी खेल था कि भैया प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? इसकी क्वांटिटी फोर्स अपॉन एरिया, पर फोर्स वाला वेक्टर और एरिया भी। अब कैसे? तो कैसे लिखूं इसको? प्रेशर बराबर क्या लिखूं? एफ वेक्टर बाई एरिया वेक्टर। सर वेक्टर ने वेक्टर को मार दिया, ऊपर के डंडे गायब। अच्छा ये लिखूं, सही है क्या? या फिर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एरिया का कंपोनेंट, या हो सकता है मल्टीपल करेक्ट भी हो। क्यों श्रद्धा आंटी? मैं तेरे को आंटी बुला रहा हूं, बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, ओके। हाँ क्या जेन्युइन कंफ्यूजन है? बाद में सवाल करोगे तो आ जाएगा साला है। तो प्रेशर समझे तो सही भाई। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स भाई? फोर्स अपॉन एरिया सब जानते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है। पर इनसे पूछो भैया फोर्स वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, मल्टीपल करेक्ट हो सकता है?
सोच लो। सी। अच्छा, अनीता के साथ कितने लोग हैं? अनीता के साथ, अनीता ए, अनीता मतलब ए, अनीता, बसंती, बसंती के साथ कोई नहीं है? क्यों पसंद नहीं तेरे को? चंपा, डॉली, डॉली के साथ भी कुछ लोग हैं। ईशा, अच्छा, चंपा क्यों? ये नहीं हो सकता। मतलब मैं पूछ रहा हूं, ऐसे ही हो सकता है तुम लोग सही हो, मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं। ऐसी कोई खास बात थोड़ी है उसमें। बोलो रामलाल हो है? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? सोच लो, 1 करोड़ का सवाल है, लॉक कर दें? खैर चलो समझते हैं। नहीं सही है, डोंट वरी, पहले समझे पर उसको। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, खाली से काम नहीं चल जाता, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अपने को एक ही पे स्टिक करना है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। एक बात लॉजिकली सोचते हैं, मान लो मैं इसमें सीधे ऐसे फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन, कितना लगाऊं? 10 न्यूटन, तो क्या सिंपली 10 अपॉन एरिया, 10 अपॉन 10 अपॉन। अब सोच, मैं 10 न्यूटन ऐसे ना लगा, लॉजिकली सोचे, ये 10 ऐसे ना लगा के ऐसे लगा देता, तो बोल प्रेशर कम होता कि ज्यादा? लॉजिकली सोचे पहले। मान लो ये 10 न्यूटन जो फोर्स है ये ऐसे है, मैं हाथ से लगा रहा हूं, मान लो 1 मीटर स्क्वायर है ये एरिया, बोलो क्लियर, जिसमें 10 न्यूटन लग रहा है। बोलो चमका। आप ऐसा समझो कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म टाइप चीज है जिसपे अपन ऐसे दबा के लगा रहे हैं 10 न्यूटन, ड्र, बोलो चमका एकदम। फिर ऐसे लगा रहे हैं कीड़ा 1 मीटर स्क्वायर पे, कितने पे? अब मान लो ऐसे लगा रहे हैं। अब सोचो किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले में। और इसमें लॉजिकली सोचो तो 10 का क्या एक कंपोनेंट ही है जो इसे बैलेंस कर रहा है। ध्यान दो तो इसमें प्रेशर क्या होगा? लॉजिकली सोचो, 10 cos थीटा अपॉन 1 या 10/1 cos थीटा। लॉजिकली सोचो, अगर किसी कोई बच्चा बोले सर 10/1 cos थीटा, अरे 10/1 cos थीटा तो 1 से और छोटा हो गया, तो प्रेशर 10 से ज्यादा हो गया, तो प्रेशर 10 से। लॉजिकली सोच, प्रेशर कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ कि ज्यादा? कम हुआ कि ज्यादा? सोच, अगर आप ऐसे फोर्स लगाओ ऐसे, तो क्या प्रेशर होगा? क्या होगा? सोचो, अगर आप एरिया का कंपोनेंट ले लो जिसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? जिसका कोई मतलब। तो एरिया का कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का लेते हैं कि दोनों का लेते हैं? फोर्स का लेते हैं। किसका लेते हैं? सिंपल सी कहानी, बिल्कुल कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सही पकड़े। इधर देख तो क्या हुआ? ऐसे ही होगा। अच्छा सही पकड़े, ये पता नहीं क्यों इतना फेमस हो रहा है। डीजे सर बोलते हैं ऐसे ही हूं। अच्छा ठीक, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, सिंपल सा लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कई एप्लीकेशंस फोर्स की अगर अपन बात करें, मान लो चाकू वाली बात कि अगर अपने को गर्दन काटनी हो किसी की, तो किससे काटेंगे? चाकू से काटेगा, तलवार नहीं। हाँ मतलब सब्जी काटनी तो किससे काटेगा? उंगली से कि चाकू से? क्यों कट जाता है भाई? क्या कम कर दिया अपन ने? एरिया कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। बोलो क्लियर। आप और मैं रेगिस्तान में चलेंगे, धंस जाएंगे, ऊंट चल लेता इतना भारी होने के बाद। नहीं कह रहे तो क्या एरिया भी बड़ा होता तो भी नहीं, तू नहीं चल पाता, तू परेशान मत हो, है ना? अरे भाई हाँ ना बोले यार, तो ऊंट क्यों चल पाता है भाई? एरिया ज्यादा कर देते हैं, उसके जो पांव होते हैं वो होता है ना यार, तो क्या कम हो जाता है? अच्छा ऊंट अपने से भारी है कि हल्का है? भारी है, तू छोड़ दे अपने आप को। खैर हाँ क्या कह रहा था? हाँ तो भाई साहब प्रेशर, अगर जैसे मान लो रेल की पटरियां होती हैं, उनपे बीच में लॉक्स लगाए होते हैं, क्यों? सोच, अगर इतनी है जो अपनी ट्रेन होती है हल्की की हैवी, अगर वो इतने से जो ट्रैक पे जो अपनी इतनी सी रेल की पटरी उस पर अगर जोड़ लगाएगी, तो क्या रेल की पटरियां धंस जाएंगी? इसलिए लॉक्स लगाए जाते हैं ताकि प्रेशर डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? डिवाइड। सो दीज आर द सिंपल एप्लीकेशन। प्रेशर बराबर के लिए लिखा जाता है फोर्स अपॉन। कोई आपसे पूछे भाई प्रेशर स्केलर है, तो जबकि फोर्स और एरिया वेक्टर वेक्टर हैं, कैसे रिलेट करते हैं? बेसिकली ये इनके मैग्नीट्यूड से रिलेट है। कैसे रिलेटेड है? मैग्नीट्यूड से। अगर मुझे प्रेशर निकालना हो तो मैं लिखूंगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन किसके परपेंडिकुलर? बेसिकली दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू
अब कोई आपसे बोले अगर मुझे प्रेशर पता है, क्या पता है, जैसे मान लो मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं उसमें, मान लो एक दीवार है, क्या एक दीवार है भाई साहब, वॉल है जो स्क्वायर है, उसकी साइड जो है मान लो 5 मीटर स्क्वायर है, क्या है 5 मीटर है बेसिकली उसकी साइड। अगर बोला जाए कि इस जगह पे प्रेशर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर है, बताओ सिर्फ यही, क्या मैं डायरेक्शन दूंगा प्रेशर की, सिर्फ ऐसे ही दूंगा। मान लो जब गैस भरी हुई है, बोलूं 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या प्रेशर ऐसे दिया जाएगा? अब आपसे पूछा जाए बताओ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बोलो ओरली, जल्दी बोल। अगर स्क्वायर साइड है, वॉल है 5 मीटर की साइड है, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका जो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका अपना प्रेशर है, तो बोल फोर्स कितना होगा? अरे फोर्स भाई, फोर्स कितना होगा? घूसा मार देना मैंने, जल्दी बोल। कितना कितना? 250। अब इसमें क्या करना है यार? फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू प्रेशर इंटू प्रेशर इंटू 10 इंटू 25, 10 इंटू, अरे स्क्वायर साइड है ना, 5 मीटर है ना, तो एरिया कितना हुआ? 25, कितना हुआ? तो क्या 250 आया? अरे कितना आया? ओ 250 आया। अच्छा डायरेक्शन किधर? राइट लेफ्ट, मान लो गैस भरी हुई इधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अच्छा तुझे डायरेक्शन कैसे पता पड़ी फोर्स की? फोर्स हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? सरफेस के। एक्चुअली मैंने क्यों इलस्ट्रेशन कराया, मैं आपको बता रहा हूं कि देख, आपको प्रेशर पता है, क्या पता है, तो आपने एफ की डायरेक्शन लॉजिक से लिखी। लॉजिक क्या है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लॉजिक क्या है? जी किसी सरफेस पे पूछेगा ना फोर्स, तो प्रेशर क्या लिखोगे? फोर्स इनटू एरिया, और डायरेक्शन क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं कि जब आप प्रेशर लिख रहे हो तो फोर्स अपॉन एरिया लिख रहे हो। फोर्स और एरिया दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फिर भी क्या हम लिख पा रहे हैं स्केलर? क्योंकि हम फोर्स का वो कंपोनेंट लेते हैं जो किसके परपेंडिकुलर होता है? सरफेस के। बोलो क्लियर है एकदम? और जब प्रेशर से फोर्स निकालते हैं, प्रेशर से क्या निकालते हैं? तो आप जानते हो कि फोर्स स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, स्केलर है। तो जब प्रेशर फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया करूंगा तो क्या आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या आएगा? पर डायरेक्शन कहां से निकालूंगा? बुद्धि से। और बुद्धि कहती है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैंने लिख दिया भाई साहब 250 न्यूटन। पहले था जो बोला चमका। मैंने छोटी सी बात आपको क्या समझाई, मैं अभी कोई गैसेस पे बात नहीं कर रहा, ऑल दो मुझे केटीजी में जो हीट का चैप्टर उसमें इसी पे बात करनी है। मैंने अभी सिर्फ प्रेशर पे बात करी। प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, वेक्टर है। जैसे फोर्स अपन एरिया लिखते हैं, इसी फोर्स को अपन चेंज इन मोमेंटम लिखेंगे। जब आप मोमेंटम पढ़ लोगे तब अपन केटीजी पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तब अपन उस पर बात करेंगे। अभी सिंपल सी इतनी बात, क्या प्रेशर के बारे में, फोर्स अपॉन एरिया के बारे में फील है? क्या बात समझ में आई है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। उतार, जो उतारना उतार ले। प्रेशर के बारे में जो उतारना उतार ले। हो गया क्या? एकदम पक्का? सोच लो। ओके, प्रेशर के बारे में अपन ने जाना। किसके बारे में? मैं नहीं कहता अपन ने पूरा जान लिया, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक से ऐसे ही कर रहे हैं। वॉल्यूम जानते हो क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में नॉर्मल सी बात है। वॉल्यूम क्या चीज है? स्पेस जो अपन है, उसकी यूनिट बोल दो जल्दी से सब लोग। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात, जलीली बातें कर लेते हैं, इस पर कोई रॉकेट साइंस है नहीं। वॉल्यूम के बारे में सब लोग जानते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं उस पर। आ जाओ। हाँ भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट बोलो जल्दी से। मीटर क्यूब। अच्छा 1 लीटर इक्वल्स टू, यहाँ जरूरत पड़ेगी इसलिए बोल रहा हूँ। वॉल्यूम स्केलर है, वेक्टर? जल्दी बोलो। स्केलर। परेशान होने की कोई जरूरत, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं कि 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर क्यूब नॉर्थ, ऐसे नहीं। स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम के बारे में अगर अपन बात करें, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर क्यूब या लीटर। लीटर क्यूब या लीटर? क्या बात कर रहे हो यार? तो लीटर और मीटर में क्या? वन लीटर इक्वल्स टू, कन्वर्जन नहीं याद? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1 लीटर इक्वल्स टू, अरे लीटर सुना होगा ना भैया, दूध लेते होंगे वो वाला। 10 की पावर -3
बेसिकली 1 डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू, और 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर। तो बेसिकली ये कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो गड़बड़ करा क्या मैंने? अरे हाँ ना तो बोल। क्या 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर? सही बोल रहा हूं क्या? क्या दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब? नहीं आया। क्यों लीटर? क्योंकि लीटर एक जनरल चीज है जो अपने को यूज में ली जाएगी। एटमॉस्फेयर लीटर अपनी यूनिट आएगी बाद में, जब अपन केटीजी वेटीजी पढ़ेंगे तो अपने को उसके बेसिक बारे में बात होनी चाहिए। अगर अपन बात करें अपन 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं डेंसिटी की। किसकी कर लेते हैं? ताकि अपन रिलेट कर पाए, छोटी सी बातें कर पाए। एकदम ध्यान सुने। डेंसिटी क्या होती है? चलो बोलो भाई, क्या होती है डेंसिटी? क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। कोई बुरे वाली बात नहीं। डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इसकी अपन बात करें सिंपल सिंपल सी, तो इसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं? केजी पर मीटर क्यूब। कैसी ऐसा यूनिट हो गई? ये जनरली यूटिलाइज की जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे वाटर की डेंसिटी कितनी है? सब लोग बोलेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सुनिए कभी, ये भी थोड़ी बहुत वेरी करती है वैसे टेम्परेचर के साथ, ऐसी बात नहीं है, बट अपन फिर भी नॉर्मल जो अपन वाटर की लेते हैं, रो ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर क्या लिया गया है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे कन्वर्ट करो केजी पर मीटर क्यूब में। ओरली ओरली बोलो, केजी पर मीटर में। क्या 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी? और क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब? अरे आया नहीं आया? अगर ध्यान दो तो क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर माइनस 3 केजी बाई 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब, दैट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है एकदम? 1 लीटर पानी का मतलब कितने किलो? 1 लीटर पानी का मतलब कितने किलो? 1 लीटर का पानी का मतलब कितने किलो? कितना? क्या बात कर रहे हो यार? 1 लीटर पानी का मतलब कितने किलो? 1 किलो। इसलिए दूध, आपने कभी सुना होगा भैया 1 किलो दूध दे दो। ये सही स्टेटमेंट है कि गलत है? वैसे गलत है बट वैसे सही है, मतलब कॉमन सेंस के लिए। क्यों? लॉजिकली सोच, दूध में पानी तो है लगभग, तो 1 लीटर दूध का मतलब 1 किलो। 1 लीटर दूध का मतलब 1 लीटर पानी नहीं भाई। अरे क्यों अपन ऐसे बोल देते कि 1 किलो दूध दे दो भैया, बोल देते ना ऐसे। नॉर्मल लाइफ में आपने सुना होगा बिल्कुल एकदम, 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी, मतलब 2 लीटर दूध 3 लीटर दूध, ऐसे नहीं बोलते। कई बार बोलते भैया आधा किलो दूध देना, आधा किलो दूध थैली देना भैया, आधा किलो दूध देना, 1 किलो दूध देना, पावर दूध देना। उसका मतलब क्या है? बेसिकली उसका मतलब इसलिए सेम रहता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर के लगभग ही जो अपनी मिल्क की डेंसिटी होती है नॉर्मली, वो लगभग किसके बराबर होती है? वाटर की। तो 1 लीटर का मतलब कितना हो जाता है? वो 1 किलो। इसलिए नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोल देते हैं, वो 1 लीटर का मतलब लगभग क्या हो जाता है? पर वो जो जार होता है वो क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है? बोलो क्लियर है एकदम? तो डेंसिटी ऐसे सिंपल वाटर के बारे में अपन चर्चा करते हैं। अच्छा, आइस की कितनी होती है? आइस कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है ज्यादा होती है। इसलिए कि अपनी आइस तैरती है किस पे? पानी पे। तो रो ऑफ आइस कितनी होती है? कभी सुनी हो तो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़े बहुत डेटा याद रह जाए तो कोई बुराई। अरे भैया हाँ ना तो बोलो। 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रो ऑफ आइस होती है, ये नॉर्मल केस में बताई जाती है। ऐसे ही आप जानते हो तो रिलेटिव डेंसिटी सुना है क्या आपने? रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी टाइप्स सुना है क्या? सुना है क्या? क्या होता है ये? इसी के साथ पढ़ लेते जल्दी से। सिंपल बातें कर रहे हैं अभी, कोई अपन पीएचडी नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल। बोल, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी सुना है क्या? वो एक ही बात होती है, उसका मतलब डिफरेंस थोड़ा सा बाद में समझाएंगे। अभी समझो रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ बोलो, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़ाया जा चुका है कि? शाबाश, अच्छा ठीक है, तो फिर याद है ना? ज्यादा पैपा नहीं करते हैं अपन, फिर तुम्हें आता है तो। अगर अपन बहुत ध्यान दें, मान लो मैं बोलूं कि किसी की रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें पढ़ाया है तुम्हें?
अच्छा केमिस्ट्री में हो चुका है, फिर अपन टाइम पास नहीं करते। रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की अपन बात करें तो मैंने बोला किसी की रिलेटिव डेंसिटी 2.9 कितनी है, तो यूनिट नहीं दी होगी तो तू क्या समझेगा, नहीं तू समझ जाएगा, पर तू क्या लिखे, मतलब जैसे मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज 2.9, तो तू क्या समझा 2.9 से, तो डायरेक्ट समझ उसे 2.9। देख अगर मैं किसी चीज का रेशियो ले रहा हूं, बेसिकली क्या चीज है ये, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही, मैं मान लिया आपकी बात। अरे यार हाँ ना बोल, बहुत सुंदर। तो रो ऑफ मीडियम अपॉन रो ऑफ, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट 110%। बट सोच अब जो रेशो है, जो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है या जो भी अपन रिलेटिव डेंसिटी बोल रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, ये तो यूनिट लेस है, तो यानी कि इन दोनों यूनिट सेम रखनी है। सोच इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले ले, तो ये तो 1 ही हो गया ना। तो जो रेशो आया वो 2.9 बोला मैंने, मान लो, तो डायरेक्ट 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे यार चमकानी में जो बोला, मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस मीडियम इज 2.9, तो जो समझ में आता है वाटर के रेस्पेक्ट में। अब वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले ले, तो 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे रिलेटिव डेंसिटी लिखा आता है मैं समझ जाता हूं 2.9 अपने आप जोड़ लेता हूं ग्राम पर। बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो क्लियर है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत। अगर आप इस रेशो को रेशो बोलते हैं, मान लो रेशो है, तो बेसिकली जो भी आपका आंसर है वो बोल सकते हो कि जो भी वैल्यू है, मान लो मैंने बोला कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 2.9 मीन्स 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यों बोलो चमका क्या, क्योंकि हम लोग नॉर्मल केसेस में लिखा होगा तो अपने को कोई परेशानी होने वाली बात, जैसे रिलेटिव डेंसिटी बोले समझ जाओ, यूनिट अपने आप जोड़ लो, कौन सी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर कन्वर्ट करना हो तो कर लो, फिर कन्वर्ट करना हो तो बेसिक वॉल्यूम की डेंसिटी के बारे में मैं जानता हूं, डेंसिटी के बारे में जानता हूं, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में जानता हूं। बोलो जानता हूं क्या, कोई पीएचडी नहीं करी, सिंपल सिंपल सी बातें करी, उतार लो, ताकि अपने को ये नहीं लगे कि हमने कुछ भी छोड़ा है। बेसिक चर्चा, जनरल चर्चा। हो गया क्या, समझते हो क्या एकदम। अब बेसिकली अपन है ना, जैसे अगर अपन बात करें तो प्रेशर की बात कर ली, वॉल्यूम की कर ली, डेंसिटी के बारे में अपन थोड़ा सा जानते हैं, वॉल्यूम के बारे में अपन ने बहुत बेसिक सी बातें कर ली, उसमें वाटर के कई तरह के बिहेवियर होते हैं। याद करो तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो किस जगह सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, कौन से टेम्परेचर, 4 पे, बाकी वो घटती है और बढ़ती है 4 डिग्री पे, उसका बिहेवियर होता है ऐसा। अगर आप कभी भी डेंसिटी ऑफ वाटर पे चर्चा करोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर कैसी आएगी, उसका ग्राफ ऐसा होता है। मैं आगे बनवाऊंगा, टेंशन ना ले। अभी बेसिकली 4 डिग्री पे आपको पढ़ाई गई, कितने पे, 4 डिग्री पे उसकी चर्चा करी जाती है। खैर उस पर अपन अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे। अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। किसकी, टेम्परेचर से क्या समझते हो तुम, क्या चीज है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। बोलो समझते हो क्या, और बोलो व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मान लो कि गर्मी का टाइम आ गया, क्या आ गया, गर्मी का टाइम, शानदार गर्मी पड़ रही है एकदम। अब आप पार्क में गए, कहां गए, कहां गए, पार्क में गए। 2 बेंचें लगी हुई थी, एक लोहे की एक लकड़ी की, कहां बैठना पसंद करेगा, लकड़ी पे। लॉजिक है, कौन ज्यादा गर्म है, लोहे वाली की लकड़ी वाली, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और लकड़ी वाली का, ये मिसकंसेप्शन है, दोनों का टेम्परेचर बराबर है। पहली बात, ये गलती है जो आप मेजरली सब करते हैं। नॉर्मल आदमी को ऐसे ही समझ आता है क्योंकि उसने कॉमन सेंस में ऐसे ही पढ़ा है। देखो कमरे का टेम्परेचर देखो, बिल्कुल सब बढ़िया है, ठीक, अपनी बेंच पे हाथ लगाओ, ठंडा लग रहा है, शानदार, ठंडा लग रहा है, लग रहा, लगा कि नहीं लगा, हाँ, पेज पे लगाओ, इतना नहीं लग रहा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर कम है, सेम है। अरे कैसे अलग हो सकता है भाई, ये भी एसी में रखी है, एसी का टेम्परेचर 15 डिग्री या 20 डिग्री 25 डिग्री है भाई, कुदरत ने कोई अन्याय थोड़ी कर रखा, गिल्ला तू ठंडी होगी। जब लॉजिकली सोचो, जब पार्क में दोनों बेंचें रखी हुई थी तो दोनों पे सूरज अलग अलग गिर रहा था कि सेम, अरे भाई दोनों को बराबर गर्म कराया यार, दोनों को बराबर। हमें ठंडा और गर्म महसूस होना अलग बात है और टेम्परेचर होना पहली बात। ये भी आपको धीरे धीरे समय के साथ ही समझ में आएगा, एकदम से समझ में। रियलिटी में जो जैसे गर्म तवा है, उस पर हाथ लगा के देखो, हुई, लगा के देखा, नहीं देखा, नहीं देखा, आज जाके करना, मजा आएगा, जीवन का आनंद की अनुभूति होगी तुझे।
सुन, जैसे असलियत में जो लोहे की बेंच है क्या है, उसमें जैसे पर बैठते हैं ओए, जबकि लकड़ी की बेंच में ऐसा थोड़ी देर बैठे रहो तकलीफ हो जाएगी, थोड़ी देर उस लकड़ी की बेंच में थोड़ी देर बैठे रहना तकलीफ हो जाएगी। लकड़ी और लोहे की बेसिक क्वालिटी में अंतर है। लोहे की चीज फटाक से हीट ट्रांसफर करती है, फटाक से खड़ाक से बैठते ये, और लकड़ी वाली धीरे धीरे ओह हौले हौले मारेंगे पर। अब सबकी अपनी अपनी क्वालिटी अलग अलग, बोलो क्लियर है एकदम। जबकि टेम्परेचर दोनों का, तो गर्म लगना और ठंडा लगना टेम्परेचर का खेल है ट्रांसफर का, ये बॉडी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बॉडी पे। तो पहला मिसकंसेप्शन कि टेम्परेचर अलग चीज है। टेम्परेचर हमारी जैसे मान लो ये एसी चल रहा है, मान लो एसी का टेम्परेचर अपने 24 करा हुआ है, तो इस कमरे में हर चीज कितने पे? 24। हमारे अलावा हमारा टेम्परेचर अलग मेंटेन रहता है। हम कंटिन्यूसली, हमें कंटिन्यूस बॉडी है जो हीट करते रहते हैं अपन। अपना टेम्परेचर तो अलग है ना, कितना है अपना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या अपन 24 के हो जाते हैं? वो वही रहता है, ठंडे थोड़ी हो जाते हैं भाई। हाँ, अगर चिल कर ले तो एवोपरेशन कम हो जाता है, वो एक अलग बात है। खैर, मैं अगर अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहे थे, वो अपने अलग बात। मैं कह रहा हूं बाकी सब बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है, बट इस पे हाथ लगाओ तो ठंडा लगेगा, उस पे हाथ लगाओगे तो ठंडा। ये बॉडी की बात है। ये बेसिकली जो बॉडी है उसको हीट ट्रांसफर की रेट है। अपना जो पहला चैप्टर होगा कैलोरीमीटर के बाद, वो हीट ट्रांसफर ही होगा कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो पहली बात, टेम्परेचर अलग चीज है, हम और हमें एहसास होना कि ठंडा है या, ये बिल्कुल अलग बात। छोटी छोटी बात बता रहा हूं कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, किन बातों को हम एहसास करेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि और क्या क्या चीजें अपन हीट के बारे में पढ़ेंगे। मान लो आपसे बोला जाए कि क्या हम हीट और वर्क, एक बात, हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की एक बात अलग अलग, हीट और वर्क एक बात अलग अलग, हीट और वर्क एक बात अलग अलग। हीट की यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी है हीट। तो वर्क क्या है? देख, एनर्जी की यूनिट क्या है? वर्क की क्या है? हीट की क्या है? सन्नाटा है। तो अबे अगर एक ही होते तो अलग अलग क्यों बोलते भाई? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। एनर्जी की यूनिट क्या है? वर्क की, हीट की अलग अलग होगी तभी तो अलग देते। अगर एक ही यूनिट रखनी थी, अगर एक ही बोलना था तो एक ही नाम रखते ना भाई। अलग अलग है, हीट अलग बात है, वर्क और एनर्जी, बोलो क्लियर। पहले अपन समझते हैं कि टेम्परेचर क्या चीज है, टेम्परेचर कहां से आया, फिर हीट पे, वर्क पे, उनके कन्वर्जन पे अपन चर्चा करेंगे। हीट भी असलियत में एनर्जी का ही एक प्रारूप है। किसका? अपन बाद में पढ़ाऊंगा आपको कि इट इज द एनर्जी पर यूनिट पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कोई भी बॉडी रखी हुई है, कोई भी बॉडी, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या है? वो रुके हुए हैं कि हिलते डुलते रहते हैं? हाँ, नहीं, अगर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है तो हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी उनमें होती है ना। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, 0 वहां की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं। तो रुके रहते हैं कि हिलते रहते हैं? उनके अंदर एक एनर्जी है। ऐसा समझो, वो एनर्जी का मापदंड कौन बताता है? टेम्परेचर। किसकी एनर्जी? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। किसकी? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। अब वो पर मॉलिक्यूल होती है, क्या होती है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, उससे भी नहीं लेने देना। बट रियलिटी में समझो कि ये जो अंदर की एनर्जी है, किसकी? मॉलिक्यूल्स की। वो कौन बताता है? मैंने बोला एक बॉडी का टेम्परेचर 10 केल्विन या 10 डिग्री, एक का 20, कौन ज्यादा एनर्जी? लॉजिकली अपनी फील से सोच, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? क्या ऐसा हुआ उसमें? कोलिजन ज्यादा हुए, एनर्जी ज्यादा टकराए, धड़ाम 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 धड़ाम, तेज है, ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, उनके एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा है। सिंपल ऐसा समझो तुम तो, टेम्परेचर इज लिंक टू व्हाट? एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी, एनर्जी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। बाद में जाके पढ़ोगे हाफ केटी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलग अलग बातें, वो हम बाद में पढ़ाएंगे। वेयर के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे। अब ये समझो कि टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर गिव्स यू द आइडिया अबाउट द एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एनर्जी, टेम्परेचर ज्यादा तो एनर्जी, बोलो क्लियर है एकदम। टेम्परेचर इस बात का मापदंड है, पहली बात। अब लॉजिकली समझते हैं। मान लो कि मैं
इसको उठा के यहां से यहां ले गया, इसको उठा के, क्या मैंने कार्य करा? क्या मैंने एनर्जी लगाई? क्या मैंने फोर्स लगाया? क्या मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करा? क्या उसके अंदर स्टोर हो गया? किस फॉर्म में? क्या वो वाइब्रेशन एनर्जी थी? ये वाइब्रेशन एनर्जी, ये कोई और एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई। किसमें? दो बॉडी के इंटरेक्शन में, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सी फील्ड? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये क्या, ये वो एनर्जी थी क्या? बोलो चमका। अरे हाँ ना बोल यार। मान लो मेरे से कार्य कर रहा उठाने में, किसमें? उठाने में मैंने कार्य करा 10 जूल। कितना? वो 10 जूल इसकी और अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में गई। किसमें गई? वो एनर्जी है। क्या है? और मैंने जो दी, जिस माध्यम से मैंने दी, मान लो मैंने फोर्स लगाया, वो वर्क है। क्या है? जो मैंने स्कूप पे करा, F.ds। क्या चीज? वो फोर्स कोई भी हो सकता है, मैंने लगाया हो, कोई दूसरा लगाया हो, कुछ भी करा हो हमने, पता जो बोला चमका। मान लो ऐसे रखा हुआ है, क्लियर? मैंने इसके ऊपर एक गर्म बॉडी रख दी, मैंने इसके ऊपर एक, क्या तब भी मैं 10 जूल एनर्जी दे सकता हूं इसको? सोच के देख, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? मान लो आप एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से टच करो, क्या करो? कहां से एनर्जी जाएगी? हॉटर बॉडी से। क्या कुछ ट्रांसफर होगा? कुछ ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं बताता हूं क्या होता है रियलिटी में। ऐसे समझो कि एक हॉट बॉडी है, क्या एक, और एक कोल्ड बॉडी। अब ये टच करा, टच, ओ हो, किसके पार्टिकल ज्यादा जोर से हिल रहे थे? इसके। ड्र ड्र ऐसे ऐसे, इसके थोड़ी देर नहीं आया। अब इनको टच करा, क्या इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी? फिर इसने भी करी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू, बोलो क्लियर? दिस इज हीट ट्रांसफर। पर ट्रांसफर एनर्जी हो रही है, पर ट्रांसफर क्या ट्रांसफर हो रही है? पक्की बात। मैंने वर्क करा तो मैंने क्या दी? एनर्जी। वो हो सकता है और किसी फॉर्म में स्टोर हो गई हो। अरे यार हाँ ना बोल। क्या वर्क इंक्रीजेस द नॉर्मल कोर्स में जो अपन वर्क करते हैं, क्या वो वाइब्रेशन बढ़ा रहा है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसा हो भी सकता है, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। पर जो हीट है, क्या है? वो कहां से कहां फ्लो कर रही है? हॉट से कोल्ड। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किसके डिफरेंस की वजह से हो रही है? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर क्या डिफरेंस है? बेसिकली टेम्परेचर क्या अलग अलग चीज लाता है? वाइब्रेशन। क्या लाता है? ज्यादा टेम्परेचर मतलब, कम टेम्परेचर मतलब हम टकराए, क्या एनर्जी एक्सचेंज कर ली? ये जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ हॉट से कोल्ड, इसे बोलते हैं हीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? इसमें ट्रांसफर क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर क्या हुई? पर ये जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ट्रांसफर होती है, इसे क्या बोला जाता है? हीट। क्या बोलते हैं? हीट। क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और टेम्परेचर क्या चीज है? टेम्परेचर क्या देता है? टेम्परेचर बेसिकली काउंट्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्ड। ये किताबी डेफिनेशन है, बेसिक से समझो। बेसिकली टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट द वाइब्रेशनल या एनर्जी पर मॉलिक्यूल, टेल्स अस अबाउट द पर मॉलिक्यूल। इट इज रिलेटेड टू व्हाट? एनर्जी किसकी? बॉडी। कुछ अंतर समझ आया? किस किस में? हीट, टेम्परेचर और वर्क। ध्यान दो तो 4 चीजें। कौन कौन? टेम्परेचर, हीट, वर्क और एनर्जी। जब दो हॉट और कोल्ड बॉडी को मिलाते हैं तो क्या चीज ट्रांसफर होती है? हीट। है वो एनर्जी? बट इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? हीट, जो कि आती है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स के डिफरेंस की वजह से। और बेसिकली उसे रिलेट करा गया है किससे? टेम्परेचर से। किससे? बोलो चमका। हाँ ना बोल यार। मैं जो कार्य करूंगा वो क्या पक्का मेरा टेम्परेचर बढ़ाएगा? मैं जो कार्य वर्क करूंगा, वर्क, क्या वो मेरा टेम्परेचर बढ़ाएगा या कुछ और भी कर सकता है? जैसे मान लो मैं उसको उठा के यहां से यहां ले गया, टेम्परेचर बढ़ाया कि पोजीशन? You have changed the location, position, that may change the orientation of the system, that may change the potential energy of the system. बोल yes or no? जो मैं कार्य करता हूं क्या it always goes to increase the temperature of the body? ऐसा कोई भी सत्य may or may not be, may और बट हीट ट्रांसफर, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से, उसे अपन बोलते हैं हीट ट्रांसफर। उसमें भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, बट वो किसकी वजह से होती है? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। और वी कैन से टेम्परेचर डिफरेंस। वी कैन से कुछ घुसा, धीरे धीरे करके लिखा दूंगा।
हाँ, 0 केल्विन से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि 0 केल्विन पे सब एब्सोल्यूट रेस्ट है। क्या है? या ऐसा समझ ले शायद कुछ होता है जो हमने अभी अचीव नहीं किया, ऐसा समझ में आ रही है मेरी बात? अपन 0 केल्विन इज -273 डिग्री सेल्सियस है ना, तो वो बहुत नीचे तक है, समझ जिसको हम अचीव नहीं कर रहे। क्या मेरी बात कुछ खुशी? टेम्परेचर इज बेसिकली व्हाट? टेम्परेचर, अगर किताबी डेफिनेशन बात करें, टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये किताबी डेफिनेशन। फील वाली डेफिनेशन क्या है? बेसिकली इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। बोलो क्लियर है एकदम? ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी। बोलो क्लियर? इसलिए जब ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स को कम एनर्जी वाले पार्टिकल से टकराया जाएगा तो क्या उनमें एनर्जी ट्रांसफर होगी? और इसी एनर्जी ट्रांसफर को क्या हम हीट ट्रांसफर बोलते हैं? और हम बोलते हैं कि हीट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू। क्या थोड़ी थोड़ी फील आई है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो टेम्परेचर की हेडिंग डालें, लिखे टेम्परेचर, लिखे टेम्परेचर। और मैं लिखा रहा हूं जो लिखे अच्छे से, किताबी डेफिनेशन लिखे। टेम्परेचर इज बेसिकली टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब इसके नीचे लिखे फील वाली डेफिनेशन, इसके नीचे लिखे फील वाली डेफिनेशन। बेसिकली टेम्परेचर इज रिलेटेड टू basically energy is related to temperature is related to energy per molecule of the medium. Energy per molecule of the medium. Energy per molecule of the medium मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा एनर्जी। इसका मतलब एक मीडियम से बात कर रहा हूं मैं। मान लो मैं बोलूं पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री है और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है, किसमें एनर्जी ज्यादा होगी? सिंपल ये मतलब है मेरा। बोलो क्लियर है एकदम? नेक्स्ट लिखो इसी में हीट। ऐसे जो मैं लिखा रहा हूं उसको कहानी के रूप में लिखो थोड़ा सा हीट के बारे में। ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को जब कम टेम्परेचर वाली बॉडी से टच करा जाता है तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कोल्डर बॉडी को देना चालू कर देते हैं। तो हॉटर बॉडी के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कूल्डर बॉडी के पार्टिकल्स को देना चालू कर देते हैं और इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हीट ट्रांसफर कहते हैं, विच इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इस तरीके के एनर्जी ट्रांसफर को हीट ट्रांसफर कहते हैं, विच इज बेसिकली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बोलो क्लियर है एकदम? पक्की बात? थोड़ा आइडिया बना क्या टेम्परेचर और इसका? आप और छोटी छोटी बातें करते, बिल्कुल सिंपल सी। पहले बताओ कि टेम्परेचर मेजरमेंट क्या चीज? इसे थर्मोमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। बेसिकली टेम्परेचर मेजर करना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टेम्परेचर मेजर करने के लिए कई चीजें करी गई, बहुत वास्ट है। अपन उसको बेसिक पढ़ लेंगे, ध्यान सुन। इसे बोलते हैं थर्मोमेट्री। लिखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज, या लिखो डिस्कशन ऑन मेजरमेंट ऑन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमेट्री। डिस्कशन ऑन measurement of temperature is known as thermometry.
इधर देख, पहली बात टेम्परेचर को कैसे आंका गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे कई अलग अलग चीजें होती है। टेम्परेचर कैसे मेजर करा गया, क्या समझते हो आप? आपने सबसे बेसिक चीज देखी होगी, टेम्परेचर देखा है आपने बुखार वाला, या आपने घरों में देखा है वो एक थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर देखा है कभी? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो एक लाल लाल कलर की या सिल्वर कलर की एक लिक्विड होता है जो एक पतली सी ट्यूब में चढ़ जाता है, फिर उसमें स्केल लगा होता है। अरे देखा है क्या? वो बेसिकली टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, जिसे बोलते हैं मरकरी थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? बेसिक जो आपने सबसे, बहुत टाइप के होते हैं। एक्चुअली टेम्परेचर वेरी करने से कई चीजें में चेंज आता है। जैसे मान लो कई चीजें एक्सपेंड कर जाती है टेम्परेचर करने पे। क्या कर जाती है? अब हमें एक स्केल बनाते हैं। इसने बोला श्रद्धा मान लो सबसे पहले आदिवासी होती है ना, मतलब यही अपने पूर्वज होती। इसने सोचा आप क्या करें, तो कुछ तो स्टैंडर्ड बनाया होता ना। जैसे आप जानते हो 1 मीटर, किसने बताया 1 मीटर? 1 मीटर आप जानते हो ना, इतना होता है 1 मीटर। क्या, कहां से आए, क्या है 1 मीटर? हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया। हमने एक स्टैंडर्ड 1 मीटर का एक स्केल यूएसए में रखा हुआ है जो फिक्स्ड है, जिसको माना गया है। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, उसकी सब चीज कांस्टेंट रखी जाती है, और उसे ही 1 मीटर वहां से सब जगह 1 मीटर से माना गया और पूरी दुनिया में उसे फैला दिया। दैट इज हाउ बेसिकली वर्क्स। अब टेम्परेचर कुछ तो मानोगे ना कि इतना गर्म, इसे कुछ बोल दो, रामलाल इतना गर्म, मतलब अभी रामलाल सब तरह फैला दिया गया। अब कुछ तो स्टैंडर्ड पॉइंट लिखोगे ना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? पहले तो बोला है कि नहीं यार, किसको माने भाई स्टैंडर्ड? जैसे 1 मीटर को इतना मान लिया गया, फिक्स कर दिया गया यूएस में, जहां पे भी, यूएस या यूके में, यूके में है शायद, यूके में रखा हुआ है ना, तो यूके में रखा हुआ है वो 1 मीटर का, फिक्स्ड है भाई। ऐसे किसी चीज को तो मानोगे ना 0 डिग्री या कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू, बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? किसको माने? कोई भी आर्बिट पॉइंट थोड़ी ले लोगे कि भैया कोटा का टेम्परेचर जो जून 2 को होता हो वो 0 डिग्री। ये थोड़ी, ये तो कोई फिक्स बात नहीं हुई, हर जून को सेम टेम्परेचर आता हो ये जरूरी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्या चीज फिक्स है? लॉजिकली सोच, वाटर का बॉइलिंग, और सुना है क्या कभी? जैसे मान लो अपने पूरी दुनिया में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, बोलो क्लियर, जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता हो कौन? वाटर, या मेल्ट कर जाता हो आइस, क्या वो फिक्स चीज है? बोल है नहीं है, उसको कुछ भी बोल दो, एक्स, क्या बोल दो? जैसे डिग्री सेल्सियस आपने बोला उसे 0 डिग्री, क्या बोला? और बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोला? क्या बोला? फ़ारेनहाइट साइड में इसको क्या बोला? 32 फ़ारेनहाइट, 32, और बॉइलिंग को क्या बोला? 212 फ़ारेनहाइट। ये अलग अलग स्केल हैं, क्या है ये अलग अलग? कंफ्यूज मत हो, कुछ स्टैंडर्ड तो मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? हमने स्टैंडर्ड मान लिया, हमने 2 स्टैंडर्ड पॉइंट लिए, कौन कौन से? सिंपल अगर बात करें तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर जैसे हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड तो एक स्केल है, क्या है एक? अब स्केल कोई भी कुछ भी लिख सकता था। अब हमारे लिए 4-5 टाइप के स्केल है। कितने टाइप के स्केल है? 4-5। पहली बात अपन इस बात को समझे कि इसको कैसे मेजर करा गया, क्या करा गया। एक्चुअली थर्मोमीटर में अगर अपन बात करें तो मेजरमेंट पे ऐसे समझो कुछ 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स, 2 जिनका फीलिंग एक है। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर उबलते हुए पानी में इंडिया का आदमी जो एहसास कर रहा है, क्या वो यूएस वाला भी कर रहा है? वो गर्माहट है बेसिकली, क्या है वो? उसको मान लो सेल्सियस साहब थे, कौन थे? या मैं तो कह रहा हूं अपन नया बनाते हैं, एनवी स्केल। कौन सा स्केल? साला सब छोड़ो एकदम, मैं तो नहीं मान रहा तुम्हारे स्केल, बाहर में जाओ साले तुम। एनवी स्केल, कौन सा स्केल? एनवी स्केल साहब, लेटेस्ट। अरे कुछ भी मान लेना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। मैं मान लो पहले पैदा हुआ होता तो शायद मैं अपने नाम का स्केल निकालता, हो सकता है मैं ही डिग्री सेंटीग्रेड रहा, सेल्सियस रहा हूं, मैं ही फ़ारेनहाइट रहा हूं, इसमें कौन सी खास बात है? अच्छा तुम लोग न्यूटन थे, फिर क्या कहते हो यार? अच्छा तू न्यूटन थी? अच्छा तेरे को ऐसा लगता है तू प्रीवियस जन्म में न्यूटन रही होगी? 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। अरे यार हाँ ना बोल यार, नहीं आया। खैर मैं तो बोला एनवी स्केल लेते हैं कोई भी, ठीक। मैंने से माना भाई, मान लो कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट। बोल फ्रीजिंग पॉइंट पे एनवी स्केल पे कितनी रीडिंग माने? 0 क्यों? तेरी इच्छा जो मान। 9 कितनी? तेरी इच्छा जो मान, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 9 एनवी। हमने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट तब होता है जब 9 एनवी होते हैं। कितने होते हैं? और बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा हो बोलो, है बोल।
तो बोल कितना ले 100 100 एनवी कितने एनवी? हमने हमारा नया स्केल बना लिया, बोलो क्लियर। बट जाहिर सी बात है कि एनवी स्टैंडर्ड नहीं है, एनवी स्केल स्टैंडर्ड ऐसे सब अपना अलग बना लेंगे भाई। इसलिए कुछ स्केल स्टैंडर्ड है, कुछ स्केल स्टैंडर्ड है जो हमने मान लिए। बेसिकली 3 है, वो कौन? फ़ारेनहाइट, डिग्री और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। बोलो क्लियर एकदम। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। डिग्री सिर्फ किसके साथ लगाते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ। और भी होते हैं, एक तो र्यूमर और एक रेक्लाइन। कौन सा? ये भी 2 स्टैंडर्ड होते हैं। एक तो र्यूमर स्केल, कौन सा स्केल? REUMER, ये भी स्टैंडर्ड होते हैं। र्यूमर इसमें 0 और 80 मानते हैं, और एक होता है रिक्लाइन। क्या चीज? रिक्लाइन। ये भी 2 टाइप के अलग स्केल है, खैर उसको अपने ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। अब इस बात को समझते हैं। खैर अब जो डिग्री सेल्सियस थे, कौन थे? उन्होंने क्या माना है बताओ? उन्होंने बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर क्या माना? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये क्या माना? 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट साहब ने क्या माना? फ़ारेनहाइट साहब ने माना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो क्लियर। ऐसे केल्विन साहब ने क्या माना? 273 केल्विन। 273 केल्विन 273.15 होता है वैसे, 273.15। और ये कितना? 373.15। इन्होंने अपने अपने मान लिए। पर चूंकि ये सब बड़े साइंटिस्ट हैं, इन सबके स्केल्स को माना जाता है। जैसे आप इंडिया में बात करो, डिग्री सेल्सियस में ज्यादा बात होगी, डिग्री फ़ारेनहाइट यूएस में जाओगे तो ज्यादा बात किसमें होगी? फ़ारेनहाइट। सबके थोड़ा अलग अलग स्टैंडर्ड है, उसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं, अलग अलग स्केल्स है। बट ये कुछ स्टैंडर्ड है, होते 2 और हैं, र्यूमर और रिक्लाइन। जरूरत नहीं, मैं ऐसे नहीं बोला, कभी सुन लो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इसलिए बता रहा हूं। खैर अब बात ये थी कि रियलिटी में ये तो हमें समझ आ गया कि भैया जब पानी 0 डिग्री, मतलब पानी जब फ्रीज कर जाए, क्या कर जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल प्रेशर पे, तो भाई साहब समझ जाओ 0 डिग्री है। कितना है? कितना है? 0 डिग्री। और जब वो बॉईल कर जाए तो? पर बीच में कहीं कैसे पता पड़ेगा? मान लो बोला 20 डिग्री, तो क्या समझे उससे तुम? बेसिकली ये समझ में आया कि 20 डिग्री जो है साला उससे तो कम गर्म है, और इससे फ़ारेनहाइट साहब ने बोला मैं कैसे समझूं? ये सेल्सियस में तो ये समझे हम, फ़ारेनहाइट साहब में कैसे समझे? अब तो तकलीफ है। इसका मतलब हमें इनका इंटरनल कन्वर्जन आना कैसे पता पड़ेगा मेरे को? ऐसे तो पता ही नहीं पड़ेगा मेरे को, ऐसे मैं परेशान हो जाऊंगा। एक बात दोस्तों, मान लो कि हमने इसको एक एल लेंथ मान ली, तो अगर ऐसा समझो गर्माहट का मापदंड लो, तो ये एल एक फिक्स लेंथ है, ये एल एक, ये भी एक फिक्स लेंथ, ये भी एक। मान लो लॉजिकली सोचते से पूछता हूं मैं एकदम कि मान लें डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप सब लोग अच्छे जानते हो, मैं आपसे बोलूं कि आपने समझा कि यहां पे रीडिंग आई C डिग्री सेंटीग्रेड, C डिग्री या जो भी, तो बताओ फ़ारेनहाइट पे कैसे निकालोगे? लॉजिकली सोच। वो तो रटा हुआ है तूने, रटा हुआ है क्या? कभी सुना होगा? कैसे आया वो? सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल परफेक्टली सही बोल रहा है। उसे फील तो कर। मैं तो तेरे को किसी भी एक टेम्परेचर स्केल से किसी भी दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट होना सिखा दूंगा, तेरे को कोई रिलेशन रखने की जरूरत, उसे फील कर। सर 212 में से 32 को माइनस करेंगे और उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर एक पार्ट कुछ कुछ सही बोल रहा है, बिल्कुल। सोच 100 से 0 में कितने पार्ट है? 100। यहां पे 180। कितने? कितने? 180। तू एक बात लॉजिकली समझ, मान लो जो यहां पे C डिग्री है, यहां पे जो F डिग्री है, उसी लेवल पे, पहले इन पे समझते फिर बाकी में अपने आप लिख लेंगे। सोच के देखो, मान लो कि X लेंथ थी, कितनी थी? X। तो ये भी है तो X ही भाई, अरे है तो X ही, दोनों की क्या बराबर है? X ना। अच्छा मान लो कुल मिला के L लेंथ थी, कितनी थी? बेसिकली L लेंथ क्या थी? 100 माइनस 0। अरे क्या थी? ये L लेंथ कितने में थी? 100 माइनस 0 में, मतलब 100 के डिफरेंस में। कितने में? यार नहीं आया। कितने में? 100 के डिफरेंस। तुम्हें नहीं आया तो सोच X के डिफरेंस पे, कितने पे? सोच अगर L लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस 0, यानी कि 100 का डिफरेंस, कितने का? तो X लेंथ में कितना आएगा? C। सोच के बोल, सोच के।
लॉजिकली सोचते, सोच एक बात सोच अच्छे से, ऐसे समझ, थोड़ा और फील करते हैं, फील आ जाएगी तेरे को समझ में आ जाएगा, थोड़ा टिपिकल है, डरना मत, एकदम ढंग से करेंगे ईमानदारी से। मेरे को मान ले कि एल लेंथ है, कितनी है कि एल लेंथ है, ऐसा समझ कि कोई तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, समझ कि एल लेंथ है। अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो क्या 100 डिग्री इन एल लेंथ, 100 डिग्री इन, तो एक्स लेंथ में कितना, सोच के बोल। उस समय 3 डिग्री आएगा ना, उस समय कितना आएगा, 3 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप सोच के देखो तो 100 का डिफरेंस एल लेंथ में है, कितने में, एल लेंथ में, तो सोच के देखो एक्स में कितना होगा। लॉजिकली सोच तेरे को दिखाई देगा C/100। ध्यान समझिए मैंने क्या लिखा है, ध्यान सोचिए क्या है, लॉजिकली सोचिए क्या चीज है। अगर तू बहुत अच्छे से लॉजिकली बिल्कुल समझ एकदम अच्छे से मैंने क्यों लिखा है तेरे को समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन सब स्केलों में लेंथ और एक्स फिक्स है, क्या फिक्स है। अगर तू बहुत लॉजिकली सोचे तो तेरे को एक बात समझ में आएगी, एल इज प्रोपोर्शनल टू 100 - 0, बोल यस और नो। अरे भाई, एंड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू C-0, समझ में आई बात, बोल यस और नो। अब इनमें जो भी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, अगर एक्स बाय एल लूंगा तो कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम पक्का, हाँ कि ना, पक्की बात। अब बोल, यहां बोल, व्हाट इज एल, 212 - 32 क्या 180, नहीं आया, नहीं आया। अरे एल तो वही है भाई, अबे हॉटनेस गरमनेस तो वही है कि नहीं है। अगर तू बहुत ध्यान दे तो यहां पे एल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 212 - 32, एंड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, सब लोग बोलेंगे F-32। ये बात बोल, चमका कि नहीं चमका, अरे चमका कि नहीं चमका। तो सोच इसका भी x/l क्या हुआ, इसका x/l क्या हुआ, F-32 अपॉन 212 - 32, नहीं आया, आया कि नहीं आया। क्या ये x/l और इसका x/l और इसका x/l के बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक ही बात है, कोई बुराई वाली बात। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, एकदम पक्का। ओ हो, तो लिखा गया C-0 बराबर 100 - L, क्या लिखा गया, F माइनस, यहां पे रीडिंग तो F हुई ना, कितनी हुई, F-32 अपॉन 212 - 32। देखते हैं इसका वाला फॉर्मूला आ रहा है क्या, तूने रट रखा है ना फॉर्मूला, देख आता है क्या, देख तो देख, C/100 इक्वल टू F-32/180। अरे हाँ ना बोल यार, 0 ने 0 को मार दिया। F की वैल्यू कितनी आई, F की वैल्यू आई 9/5 C+32। रटने की जरूरत है, समझने की, रटने की, समझने की। अरे कोई भी कन्वर्जन ले लो भाई, किसी भी स्केल में, जो तेरी इच्छा हो लिख, तुझे कैसे रटना है समझना अच्छे से, तेरे को ये बात समझ में आएगी, हाँ यार ये बात लॉजिकली समझ में आई। देख ध्यान से, इधर देखा, फिर था वो समझ आया नहीं आया, उसे रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्या बेसिकली मैं आपको सिखा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ एनी स्केल टू अनदर स्केल। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात। चल अब तू इसके लिए खुद बोलेगा, केल्विन के लिए खुद बोलेगा, केल्विन के लिए खुद बोल, केल्विन माइनस 273 पॉइंट अपॉन 373.15 माइनस, अरे भैया हाँ ना बोल, तू ध्यान दे, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में तू रिलेशन जानता है क्या, अरे जानता कि नहीं जानता। देख इसका 100 इसके 100 को मार देगा, अरे भैया हाँ ना बोल यार। तो केल्विन की वैल्यू क्या आएगी जो आप स्टैंडर्ड जानते हो, क्या डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, बोल यस और नो। अरे हाँ की ना, कोई बुराई। यहाँ पे आसान इसलिए आ गया क्योंकि इसका डिफरेंस भी 100 है और इसका डिफरेंस भी। अगर आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में लिखने को बोले क्या आप लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, लिख सकते हैं। रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब तुमने एनवी स्केल बनाया था नया, तुम नहीं बोला था, वही मैंने बनाया था। अब बोल कि अगर C डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बताओ एनवी स्केल पे क्या आएगा, क्या लिखेगा तू, बोल एनवी -9 अपॉन 100 - 9 इक्वल टू C-0 अपॉन 100 - 0। रिलेशन आ गया, खत्म। जैसे रिवर स्केल होता है, उसमें जो ये मानते हैं रिवर स्केल में, वो होता है 0 डिग्री और 80 डिग्री, 0 डिग्री और रेक्लाइन जो स्केल है, कौन सा रेक्लाइन जो स्केल है, उसका होता है 470 और 672।
ऐसे ही बता रहा हूँ स्टाइल मारने के लिए, देख मुझे ज्यादा आता है, काम के यही है। अरे भाई हाँ ना बोल यार, कभी कभी ऐसे लिखे होते हैं आगे में, इसलिए रेक्लाइन स्केल होता है, उसको 470 और 672। क्या कन्वर्जन पूछ ले आता है? अरे मुझसे किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्जन पूछ ले, क्या मुझे बात समझ में आई है? आई है कि नहीं आई है? क्या समझा मैं, देख सोच, मैं तेरे को और अच्छे समझाता हूं। स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। अगर तू ध्यान से देख किसी भी स्केल के लिए क्या चीज कांस्टेंट है, लॉजिकली सोचे तो कन्वर्जन में ये बात समझ लेना। तू क्या समझना, देख स्केल रीडिंग, अरे नहीं आया, स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम स्केल, जाहिर सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बोलो क्लियर एकदम, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब किसी भी दो स्केल को रिलेट करना हो ना तो ये लिख दो, खत्म। तू बोल जिस स्केल से मैं रिलेट करके बता दूंगा। अरे भाई हाँ ना तो बोल, कोई बुराई। अब हम ऐसे सवाल करेंगे, रामलाल स्केल ऑन विच वी अज्यूम दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज एट 6 रामलाल एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एट 220 रामलाल, इफ वी मेजर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज दिस रीडिंग ऑन रामलाल स्केल? क्या तू निकाल सकता है? उसमें क्या है भाई, ये रिलेशन रखना कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट ऐसे क्यों रखते? हम तो कॉमन बात रखते हैं, किसी भी स्केल से किसी भी स्केल पे कोई कन्वर्जन हो, मुझे टेंशन पता फील आई कि नहीं आई। टेम्परेचर का मेजरमेंट, अभी मैंने सिर्फ समझा कि टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के अलग अलग स्केल हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उनको एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। हर साइंटिस्ट ने अलग अलग बोला। क्या जो मैं बोला कुछ कुछ चमका? एकदम पक्का। एक आध छोटे मोटे सवाल करा दूं तो कर लोगे क्या? जैसे मुझे लग नहीं रहा कोई जरूरत है, करा दूं वो रामलाल टाइप से है? पक्का नहीं है जरूरत, एकदम कर लोगे? चल पहले उतार फिर सोचते हैं। जो अपनी भाषा में और लिखना हो लिख लेना भाई। क्या कह रहा है बेटा? हाँ क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्यों निकाला हुआ है ये? अरे क्यों नहीं ले सकते भाई? लड़का बहुत परेशान है। पहले तो तुम्हें बात समझ में आएगी, उसे डब्बे में बनाना अच्छे से। स्केल रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। क्या एक समझ में आया ना तुम्हें? एकदम पक्का। अब एक सवाल ऐसे ओरली पूछ रहा हूं, बोलो तो ये वाला कराऊं, नहीं तो छोड़ दूंगा। मैं आपको बोलूं कि र्यूमर स्केल है, कौन सा स्केल? र्यूमर स्केल है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री। बोलो क्लियर है? जब र्यूमर स्केल 32 र्यूमर मेजर करता है, कितना? ओरली पीछे करके बता दो कहीं पे भी रफ में, कितना? जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 र्यूमर, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 र्यूमर। जब ये 32 मेजर करता है तो बताओ फ़ारेनहाइट स्केल में क्या रीडिंग होगी? गलत मत करना, तुझे ही पता है क्या करना है तुझे, ऐसे ही रफ में करके बता दे। हाँ जो भी आए देख लो। गलत मत करना भाई, बिल्कुल सिंपल है ये। फ़ारेनहाइट स्केल में पूछ रहा हूं, फ़ारेनहाइट में 104। क्या करा तुमने? सिंपल भाई, मैं तो ऐसे करता, देखो जल्दी से बोलो। 32 माइनस 0 बाई 80 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 अपॉन 180। बस ये सॉल्व कर लो, जो भी आया। अरे नहीं आया? कितना आया इससे? कि 104 आया क्या? सबने कर लिया? अरे बोलो क्लियर है क्या? कोई भी सवाल हो, कोई कष्ट वाली बात? अरे कोई अब किताबों में फॉर्मूले लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसमें क्या है? लॉजिक लगाओ, आंसर पाओ। मान लो मैं एक छोटा सवाल पूछूं कि फाइंड आउट द, लिख लो इस सवाल को, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम। सिंपल सवाल है स्टैंडर्ड पर। फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच मैग्नीट्यूड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज सेम।
निकाल दो। ऐसा टेम्परेचर जिसपे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम रीडिंग आए। नहीं आया। मान लो रीडिंग x है तो क्या x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे मैंने सही लिखा है ना? मैंने क्या बोला सवाल में? ऐसा टेम्परेचर जिसपे दोनों का मैग्नीट्यूड किस कौन कौन से स्केल में? फ़ारेनहाइट और तो उसको x मान लो। क्या मान लो? तो ऐसे लिख दो। सही बोला क्या मैं? बस अब क्या था देखिए, 180 हो गया 9 तो 9x बराबर 5x। 332 इंटू ये कितना हुआ? 160। 160 हुआ ना ये? सही कर रहा हूं ना मैं सब? कितने है x की वैल्यू? माइनस 40 डिग्री। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस की डिग्री फ़ारेनहाइट? अरे नहीं आया। अरे गलत तो नहीं बोला? क्या बात चमकी है? टेम्परेचर कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? और टेम्परेचर क्यों होता है इसके बारे में मैं अगले टाइम बात करूंगा। क्या कुछ फील आई? आज के लेक्चर में मेजर बात यही थी जो सीखने लायक थी। इसमें सवाल तो नहीं अटकेगा?